वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। तो वी आर हेयर विद आवर फाइनल पार्ट विच इज पार्ट 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कल ही इसका पार्ट 1 अपलोड किया था, आज अपलोड कर रहे हैं इसका पार्ट 2। डिमांड तो चली रही है वीडियोस की, बस ये है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे। बाकी जो लोग हैं वही बोलते रहते हैं कि भाई ये वाली वीडियो अपलोड करो, और बस दोस्तों के साथ ही शेयर नहीं कर रहे। तो यार ऐसा ना करें, खुद भी वीडियोस मांगे, औरों को भी हक देंगे भाई, वो भी आके जो है कुछ ना कुछ अपनी डिमांड रखें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। सभी लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पेजेस की। तो फिर यार अब इस वीडियो में क्या होगा, वही आगे सॉर्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वाली चीज़ें कुछ देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑल। मेजर वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल पक्का आएगा, वो कवर हो चुका है पार्ट 1 में। तो पहले ज़रूर उसको जाके देखिएगा, बाद में यहाँ पर आएगी। बाकी हमने काफ़ी सारे, आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंप्लीटेड है। फिजिकल भी अपलोड करनी है, प्रोबेबली एस ब्लॉक के बाद देखते हैं क्या अपलोड किया जाए। मुझे बताइएगा कि एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक डालूं पहले, या फिर उस पे चलें फिजिकल पे। तो जैसा भी हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। अब आते हैं थोड़ी सी केमिकल चीजों की तरफ, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होती है हमारी थर्मल स्टेबिलिटी, आइए उसकी बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी। कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मैं बोल दूं ए बी, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होगा सपोज ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, कुछ टेम्परेचर होगा T1। ऐसे ये कंपाउंड है सी पॉजिटिव डी नेगेटिव, ये T2 टेम्परेचर पर ब्रेक डाउन हो रहा होगा। मुझे बताना है कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ए या सी डी या ए बी एक कंपाउंड है, सी डी भी एक आयनिक कंपाउंड। तो मैं कैसे बताऊंगा, मान लेते हैं ये T1 जो टेम्परेचर ये है 300 केल्विन, ये T2 जो है वो ये है 400 केल्विन। मुझे बताइए किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। सर सी डी को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा ब्रेक होने के लिए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल। सर इसका मतलब इसमें जो बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रांग होगी। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा स्टेबल है। तो कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल हुआ, ये। तो ये हम इस तरीके से बताते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब। आई होप समझ में आया होगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या क्या हम किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमें दिखना है एक मोनो एटॉमिक, जब हमारे पास एनायन हो। सर इसका मतलब बिल्कुल बताऊंगा जब नाम लिख रहा हूँ तो। दूसरा पॉली एटॉमिक, जिसमें डाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक एनायन, जैसे कि कोई भी हेलोजन आयन, या फिर ऑक्साइड आयन, या फिर नाइट्राइड आयन। सर पॉली एटॉमिक में कौन आएगा, जैसे आपका आ जाएगा सल्फेट, कार्बोनेट, ये सारे लोग, ठीक है। इनके केस में मैं थर्मल स्टेबिलिटी को TSC लिखूंगा। थर्मल स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। सर लैटिस एनर्जी, जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, क्या आयनिक बॉन्ड वाला, ये सारी चीजें पड़ी होंगी, इनऑर्गेनिक बेसिकली वीडियोस में देखी होगी, उन्हें पता होगा लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी बेसिकली एक हमारे पास हर आयनिक सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज माई लैटिस एनर्जी। सर और कॉमन सेंस भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हमारे पास बॉन्डिंग की बात होती है। बॉन्डिंग का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे लैटिस ही तो ब्रेक करना है। हाँ सर बिल्कुल ब्रेक करना है। तो इन केस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी, मोनो एटॉमिक एनायन, जैसे कि ये किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आई होप आप सभी लोग इजीली अब सवालों को करेंगे। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, LiCl और NaCl में से मुझे बताइए कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है। तो आप कहेंगे सर लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा। तो मैं पूछ रहा हूँ अब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर चार्ज तो सब पर सेम है, साइज में डिफरेंस है। किसके साइज में, आपके कैटायन के। तो किसका साइज बड़ा, सर सोडियम का साइज बड़ा, तो एनर्जी इसकी कम। सर लेटिस एनर्जी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, मतलब लिथियम जीत गया। तो LiCl हमारी जीत गई। आई होप ये आपको फंडा एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा। सेम आप ग्रुप 2 वालों के लिए भी यही चीज लगाइए, आराम से आंसर आप पाइए थर्मल स्टेबिलिटी का। अब मैं अगर बात करूं पॉली एटॉमिक एनायन की, तो पॉली एटॉमिक की केस में आपके मोन डाई वाले भी आ जाएंगे, और क्या होता है पॉली वाले भी आ जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आप ले सकते हैं कार्बोनेट, नाइट्रेट या नाइट्राइट, और हम बात कर सकते हैं किसकी, जैसे कि डायटोमिक में मेरे हिसाब से O2 नेगेटिव, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह, इन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड, हाँ, ये सारे लोग हमारे आ गए पॉली एटॉमिक एज वेल एज बेसिकली डायटोमिक। डाई मतलब एक से ज्यादा ही हुआ ना, तो पॉली के में ही हम ले सकते हैं। इन केस में क्या होता है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए बताऊं, तो जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। किसके,
कोवलेंट कैरेक्टर के हमारे पास जो है जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना क्या सर, जितना ज्यादा हमारा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतनी कम थर्मल स्टेबल। और लॉजिकली भी सोचिए, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मुझे बताइए कोवलेंट कंपाउंड स्टेबल होते हैं या आयनिक या स्ट्रॉन्ग, किसमें अट्रैक्शन होती है सर? आयनिक में। तो अगर आयनिक का फैक्टर ही कम है आयनिक कंपाउंड में, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी सर? हमारी कहीं ना कहीं वो कब होगी? अगर आयनिक हमारे पास कंपाउंड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ही कम है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, मतलब आराम से टूट जाएगा, सिंपल सी बात। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर भी चाहे तो बोल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एक आध इसका अगर मैं पूछूं, तो बेरियम कार्बोनेट, नहीं सॉरी, बेरिलियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट, मुझे बताइए कौन ज्यादा कोवेलेंट है? सर कोवेलेंट नहीं, आप पूछिए कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है। हाँ, तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ऑर्डर में लगा दीजिए थर्मल स्टेबिलिटी के। तो हमारा जो बेरियम कार्बोनेट है वो क्या है? वो ज्यादा कोवेलेंट है। क्यों कोवेलेंट है? क्योंकि सर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होगी। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा। हो सकता है आपसे बोल दें कि ग्रुप 2 के कार्बोनेट को थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए, ग्रुप 2 के नाइट्रेट को थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए, ग्रुप 1 की हाइड्रोक्साइड को थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए। तो आप इसी तरीके से फॉलो करके आराम से लगा सकते हैं। वहां पे सिर्फ साइज का फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा सवाल आई थिंक आया भी हुआ था हमारे टाइम पर, मतलब लास्ट ईयर वाले पेपर में ऐसा ही कुछ सवाल उन्होंने पूछा था। कोई से ग्रुप की तो पूछी थी, मुझे अभी फिलहाल के लिए ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वो आएगा तो पीवाई की वाली वीडियो में करेंगे, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी। सवाल होगी तो हमें टेंशन लेनी ही बिल्कुल नहीं। तो पॉली एटॉमिक वाला केस हमने देख लिया है। तो अब अगर हम देखें तो यहीं पर थोड़ा सा हीटिंग का भी शुरू कर दें। तो थर्मल स्टेबिलिटी चल रही है ना, तो अब हीट करना शुरू कर देते हैं कंपाउंड्स को। तो हीटिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, किसकी कर देते हैं, जिसकी भी हमें करनी है। तो ऑन हीटिंग किस चीज की अगर हम बात करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड और आपको एक गैस देखने को मिलेगी जनरली। तो सबसे पहले हीटिंग हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट्स। इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन मेटल कार्बोनेट्स के बारे में आइए बात करते हैं। ठीक है सर, करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है? MCO3, कोई भी एक मेटल कार्बोनेट होगा, उसको जैसे ही मैं हीट करूंगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे जो है कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट मतलब, पोटेशियम का कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं, इन सभी को अगर आप हीट करेंगे, इन सभी को अगर आप हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। वेयर लिथियम का कर जाएगा, यही वो बताया था ना, जो छोटा बच्चा होता है घर की अपनी मनमानी जो करते हैं छोटे बच्चे, वही लिथियम की ये मनमानी थी कि भाई वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपको लिथियम कार्बोनेट मिल जाए, हीटिंग मिल जाए, कर दिए उसको ब्रेक, इसमें लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाए, कर दीजिए ब्रेक उसको, किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। बट अगर सोडियम कार्बोनेट कहीं मिल जाए गलती से और उस पे हीटिंग लिख जाए, तो आप लिख दीजिए नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई ऑब्वियसली इनमें क्या है, अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक है, हाँ सर पॉली एटॉमिक है, तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, कम है। लिथियम वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा वो फंडा भी क्लियर हो गया। तो ये हमारी हो गई कार्बोनेट की। अब अगर हम बात करें सेकंड चीज, जो मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में, तो बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग को भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास मेटल बाय कार्बोनेट हो, जिसको मैं MbC लिख रहा हूं, उसको मैं हीट करूंगा तो मुझे मेटल कार्बोनेट मिल जाएगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल होगा। अगर मैं इसको फर्दर हीट करूंगा तो ऑब्वियसली सर मेटल ऑक्साइड प्लस आपको मिल जाएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है बेसिकली, पहले तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, तो आगे क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग है तो मतलब ये किसमें नहीं होगा? नॉट फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। ठीक है, इनके लिए नहीं होगा। तो मेटल बाइकार्बोनेट को आप जैसे ही हीट करेंगे तो मेटल आपको कार्बोनेट मिल जाएगा। क्या ये सबके केस में होता है? ध्यान से लीजिए, यहाँ पर सोडियम का भी बाइकार्बोनेट आपको टूटता हुआ नजर आएगा। वैसे आपने बेकिंग सोडा जब पढ़ा होगा क्लास 10th में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, आई होप याद होगा कुछ बच्चों को, तो वहां पर आपने ये रिएक्शन देखी भी होगी। CO2 यहाँ पे लगा दिया 2। बाकी अगर हम इसको करेंगे फर्दर तो नो रिएक्शन। लिथियम के केस में रिएक्शन होगी, जैसे हमने पीछे देखा, बाकी सभी के केस में होगी रिएक्शन। अब आते हैं हम थर्ड, दैट इज सल्फेट्स पर। तो सल्फेट्स की अगर मैं बात करूं, सल्फेट्स की अगर हम बातचीत करें, तो मेटल का कोई भी सल्फेट ले लीजिए, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ।
हीट करिएगा, आपको मिलेगी मेटल ऑक्साइड प्लस गैस, और वो गैस होगी आपकी SO3। जनरली आपको SO3 ही गैस मिलेगी। जो ग्रुप वन है, जितने भी ग्रुप वन के सल्फेट है, दे जनरली डोंट डिकम्पोज। तो ये क्या नहीं शो करेंगे, ये डिकम्पोज नहीं शो करेंगे, नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड आ गया है हमारे पास सल्फेट्स का। अब हम फोर्थ देखें नाइट्रेट्स का। तो नाइट्रेट्स के केस में हम देखेंगे तो मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, MnO3 में लिख दे दो, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमें मिलेगी। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वही बात आएगी कि एक्सेप्ट लिथियम के अलावा बाकी सारे लोग होने चाहिए यहाँ पर। और ग्रुप टू वाले तो हैं, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना ग्रुप वन, ये ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों वाले बंदों की बात हो रही है, कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन की बात हो रही है। तो लिथियम नाइट्रेट को मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ तो इसी वे में ब्रेक डाउन होगा। बट अगर मैं सोडियम नाइट्रेट को करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो सर उनके लिए बता दीजिए क्या है। तो अगर हम देखें फॉर सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, यहाँ पर जो मेटल नाइट्रेट है, इसको हीट करा क्या बन गया, यहाँ पर आपको मिलेगा मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। और फर्दर अगर मैं हाई टेम्परेचर ले आऊं, तब ये मिल जाएगी मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा अलग आपको हीटिंग देखने को मिलेगी। तो हीटिंग वगैरह का सिलसिला यहीं तक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर हमने थर्मल स्टेबिलिटी वाला पार्ट पढ़ लिया है। आई थिंक लेट अस मूव टुवर्ड्स थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी की तरफ। तो सोल्यूबिलिटी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो सल्फेट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे सेकंड ग्रुप पे। तो किसके स्टार्ट करें, कैसे करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपका मोनो एटॉमिक से करूं या डायरेक्टली कर लूं मैं पॉली एटॉमिक से। लेट मी जस्ट सी कि क्या आपको बेटर रहेगा समझाना। तो सॉल्यूबिलिटी के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए, एक है सबसे पहले लैटिस एनर्जी, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी को मैं अगर यहीं पर समझा दूं, जो मैं समझा के आ चुका फर्स्ट सेमेस्टर में, वो ये है कि हमारे कॉर्नर्स पर आप सभी ने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा तो मतलब फिर आप शायद सेकंड ईयर में आता है ना, हाँ सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत देखिएगा कि हमारे पास जो कोई भी आयनिक सॉलिड होता है उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, मतलब आपको बीच में आपको कैटायन बैठा हुआ मिलेगा और साइड में आपको एनायन मिलते हैं, जनरली ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको अगर इसको ब्रेक करना है तो आप इसको ब्रेक करेंगे, सारे एनायन कैटायन को अलग अलग कर देंगे। सारे एनायन कैटायन को अगर आप अलग अलग कर देंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा, तो सर वही होगा, मतलब अगर आपने इसके सारे एनायन और कैटायन को अलग अलग कर दिया तो आपने लैटिस तोड़ दिया। और उस लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है उसको आप बोल देते हैं लैटिस एनर्जी। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात पर आइए, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी को मैं लिख नहीं रहा, मतलब आपको समझा रहा हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मैंने NaCl को पानी में डाला, Na पॉजिटिव से समझा रहा हूँ, पानी होगा, हाँ सर होगा। पानी क्या होता है सर, H2 होता है। दो मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन पर मुझे बताइए क्या आएगा सर, डल नेगेटिव। यहाँ पर डल नेगेटिव, ठीक है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरेक्शन इससे, इसका इससे इंटरेक्शन होगा। क्या ये बॉन्डिंग हो रही है, हाँ सर पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है। मुझे बताइए क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, बिल्कुल बढ़ रही होगी क्योंकि इंटरेक्शन है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या कुछ एनर्जी रिलीज होगी या नहीं। यस सर स्टेबिलिटी, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में तो एनर्जी कम करिए, उछल कूद जो है वो आप कम करेंगे। जितना आप सुकून से बैठेंगे उतनी ज्यादा आप स्टेबल महसूस करेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मतलब आप खेल कूद करेंगे, मतलब आप अनस्टेबल ज्यादा। तो क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहीं पर मैंने क्या करा, इस NaCl के क्रिस्टल लैटिस को पकड़ा, इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही मैं पानी के अंदर डालूंगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे और उसको H2O हर तरफ खेलेंगे। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलूंगा, हाइड्रेशन एनर्जी। वो अगर मैंने NaCl को पानी में डाला, पानी में डालने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको मैं बोलूंगा NaCl। नहीं NaCl नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा हाइड्रेशन एनर्जी। सर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी का क्या लेना देना है सोल्यूबिलिटी से। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल हो जाए। आपको जैसे मैंने मान लीजिए नमक लिया, उसको पानी में डाला, आप हल्का सा चमचा चलाएंगे, क्या वो सोल्यूबल हो जाता है, हाँ सर एकदम गायब हो जाता है, मतलब दिखता नहीं। वही मैं चौक ले लूं, चौक को मैं पानी में डालूं, क्या वो सोल्यूबल हो जाएगी, नो सर नहीं होगी। चौक क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है नमक, ये क्या होता है सर NaCl। डिफरेंस समझ में आया सोल्यूबिलिटी का। सर हाँ मतलब सोल्यूबल इनसोल्यूबल तो पता ही है, इसमें क्या समझना, ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर आइए। NaCl का कोई क्रिस्टल लैटिस होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, एनी कंपाउंड। मैंने पानी में डाला उसको, जैसे ही मैं पानी में डालूंगा, मुझे पता है, सपोज करिए, सपोज 50 जूल की मुझे एनर्जी चाहिए
टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस। बट क्या होगा, इनिशियली एक आध मॉलिक्यूल हल्का फुल्का ब्रेक डाउन होगा, फिर उससे क्या होगा, उस उस मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी, वो क्या होगा, अट्रैक्शन करने लगेगा। लैटिस एनर्जी क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये पॉजिटिव में आती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ये एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हमारी जो है वो नेगेटिव आती है। ठीक है, ये क्या आती है, हमारी नेगेटिव आती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, नेगेटिव होती है, और वो है हमारी जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, दैट इज कोई भी एनर्जी हमारे पास जो रिलीज हो रही है, कब हो रही है, पानी में डालने के बाद। तो अब जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल डाला, नॉट एक मॉलिक्यूल, थोड़ा सा नमक पानी में डाला, तो वो थोड़ा सा घुलेगा, तो जैसे ही कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, कुछ हाइड्रेशन होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब वही एनर्जी जो रिलीज होगी ना, वो मेरी क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने में फर्दर मदद करेगी। जो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हुई, वो यहाँ पे इसको तोड़ने में मदद करेगी। और अगर मेरी टोटल हाइड्रेशन एनर्जी मान लेते हैं 51 जूल भी है ना, तो मेरा कंपाउंड लगभग सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज जो है वो ज्यादा है जितनी रिक्वायर्ड है किसको तोड़ने के लिए। और तोड़ के ही हमें बेसिकली अलग अलग करना इस सिंपल सोल्यूबिलिटी, तभी वो चीज सोल्यूबल होगी। जब मेरा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एकदम अलग अलग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, यहाँ पर बीच में पानी आ चुका होगा, तब ये सोल्यूबल हो जाएंगे। वेराज अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, तो Ca2 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते, ये पास पास ही रहते हैं, इंटरेक्शन इनमें रहती है, जिसकी वजह से हमें कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठा हुआ नजर आता है छोटा छोटा चौक की फॉर्म में। और अगर ये ही टूट जाता, तो इसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आके उनसे इंटरेक्शन करने लगते, और नीचे हमें चौक नहीं नजर आती। क्या इस सॉल्युबिलिटी का पॉइंट समझ में आया? यस सर, अब बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। तो अब आइए थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं मोनो एटॉमिक एनायन की, और उसके केस में आप हाइड्रोक्साइड आयन को भी लिख दीजिएगा, भले ही ये डायटोमिक है, बट आप इसको मान लीजिए कि ये मोनो ही है फिलहाल के लिए। मोनो एटॉमिक एनायन के केस में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन भी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जैसे कि बीईओ एमजीओ, बाकी आप फर्दर लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाते जाते। अच्छा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही एक चीज पर डिपेंड करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये चार्ज के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये साइज के। वैसे इनका एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह आई थिंक हमने देखा है, पता नहीं, देखा मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कुछ पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी इनका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी होता है, उस पर हम नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो आते हैं। बट ये मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, साइज के इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो नीचे जाते जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, तो साइज बढ़ रहा है, क्या चार सेम है, अगर साइज बढ़ा तो बोथ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है सर, इतना हमें पता है। सर अगर ऐसा होता कि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती और लैटिस एनर्जी हमें कम हो जाती, तो हमें पता लग जाता हाइड्रेशन बढ़ी मतलब सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी, और लैटिस कम हुई तो और अच्छी बात है। बट सर यहाँ तो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, अब यहाँ पे कैसे हम अपना अंदाजा लगाएं? सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों की दोनों डिक्रीज होती है, दोनों की दोनों डिक्रीज होती है, बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई, मतलब अल्टीमेटली हाइड्रेशन एनर्जी रिलेटिवली बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर सोल्यूबल कंपाउंड हो गया, तो मतलब मोनो एटॉमिक एनायन के केस में सारे जितने भी आपको मिलेंगे, LiCl NaCl सब कुछ मिल जाए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, मतलब आईनी का पढ़ लें, और आपका साथ साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स के भी केस हैं ये हमारे पास। तो इन सभी के केस में आपको सेम ऑर्डर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों डिक्रीज होंगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर। ऑर्डर लिख लेंगे, हाँ। पॉली एटॉमिक के केस में एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन अब आपको समझ में आ गई किस तरीके से देनी है। अगर मैं कह दूंगा ना कि भाई मेरा जो डिक्रीज में डाउन द ग्रुप आते आते मेरी सोल्यूबिलिटी जो है वो, अच्छा यहाँ पे क्या हो रही है, सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। अच्छा, आप सेम का ही पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये पूछेंगे भाई लिथियम क्लोराइड या बेरियम ऑक्साइड बताओ कौन ज्यादा सोल्यूबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेंगे, सेम ही ग्रुप का बंदे को पूछेंगे, सेम ऑक्साइड होंगी या हाइड्रोक्साइड होंगी या कुछ और। तो सोल्यूबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई। अगर मैं कह देता, सपोज करिए मैं कहता सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही, तो आप क्या बोलते सर, सोल्यूबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इतना तो हमें पता है, लैटिस एनर्जी हो हाइड्रेशन एनर्जी हो दोनों डिक्रीज होंगी डाउन द ग्रुप साइज हो। बट उस टाइम पे क्या कौन ज्यादा डिक्रीज होगी बताइए जोर से मुझे बोल के, सर उस टाइम पर ज्यादा डिक्रीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दिएगा, फिर आप लिख दिएगा लैटिस एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, पूरी कहानी उनको अच्छे से समझा दिएगा डायग्राम वगैरह बना के, तो बता दिएगा क्यों सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी का फैक्टर आता है। अब मैं यहाँ पे बस एक ट्रिक बता रहा हूँ फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस के बारे में।
आप उसको फॉलो करिएगा। आंसर आपको पता है किस तरीके से लिखना है, बस मैं सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे आपका याद हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, आपका याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, पॉलीएटॉमिक अगर आपके पास एनायन है तो आप काउंट करिए कितने नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन है। पॉली, इसको पूरा लिख रहा, एटॉमिक एनायन को आप क्या करिए, काउंट कर लिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एटम ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ किसके, नंबर ऑफ कैटायन के, तो क्या होता है, तब हमारी सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। कहां से कहां तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मतलब बताऊं, एंड फॉर रेस्ट केसेस, बचे हुए जो केसेस हैं जितने भी हैं उनमें क्या होगा, उनमें ये होगा कि सर नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एटम जो है वो क्या है, कम होंगे ऑब्वियसली, किससे, नंबर ऑफ कैटायन से। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो सोल्यूबिलिटी क्या है हमारी, इंक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या ये बात आप सभी को समझ में, क्या करना है आपको, काउंट करने हैं नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन। तो अगर नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एटम आपके क्या है, ज्यादा है, तो सर इसको जरा समझाइए। तो मतलब आपने लिख तो दिया, जैसे बात करेंगे सारे सल्फेट्स के, मुझे बताइए कितने यहाँ पे एनायन, सॉरी कैटायन कितने, सर यहाँ पे एक कैटायन है बी, कितने एनायन है सर, SO4 एक ही एनायन। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या होगा, सर बराबरी हो गई, अगर बराबरी हो गई तो सॉल्युबिलिटी क्या है सर, डिक्रीज। सर अब ऐसी चीज दिखाइए जहां पे बराबरी नहीं है, आइए देखिए, और K2 कितने कैटायन है सर, दो कैटायन है, सॉरी हाँ दो कैटायन है, दो कैटायन है, कितने एनायन है, एक एक एनायन, कौन ज्यादा, सर आपके कैटायन ज्यादा, तो कैटायन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, खत्म। रीजन आप लिखते रहिएगा जो मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज और बता दूं, बाइकार्बोनेट्स का केस NaHCO3, इस केस में आप जो है आपको क्या ट्रीट करना है कि ये जो है Na पॉजिटिव एक अलग कैटायन है, H पॉजिटिव एक अलग कैटायन है, और CO3 2 नेगेटिव एक अलग एनायन है। तो आप बताइए यहाँ पे कितने कैटायन हो गए सर, दो कैटायन एक एनायन, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, बढ़िया। और दिखाऊं, और ले लेते हैं एक बेरिलियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, इनका ले लेते हैं। कितने कैटायन है सर, यहाँ पे जो है वो एक कैटायन है और एनायन दो है, एक कैटायन दो एनायन, कौन जीता सर, एनायन जीत गया। जहां जहां भी एनायन जीतेगा, जहां जहां भी एनायन जीतेगा वहां वहां सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो। यहाँ पॉलीएटॉमिक एटम लिखा है ना मैंने, इसको एनायन कर लीजिएगा। क्या ये बात आप सभी को सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया, किस तरीके से लिखना है, आप ये लिख सकते हैं हाँ सर। तो एक चीज और लिख दीजिएगा कि LiHCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट जो है, दिस इज ऑलवेज एक्वस, हमेशा आपको ये एक्वस फॉर्म में, ये मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में ही मिलेगी, इसका आपको सॉलिड मिलेगा ही नहीं। तो आप इसकी सॉल्युबिलिटी की ऐसा कोई बात नहीं करेंगे, सॉल्युबिलिटी उनकी बात करेंगे जो थोड़ा पत्थर फॉर्म में होंगे, जिनको आप पानी में डालेंगे फिर वो सॉल्युबल होंगे, बट ये तो एक सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, तो यही क्या है, अगेन लिथियम का एक पागल, लिथियम की एक पागलपंती है जो अपने बड़े भाई बहनों की बात नहीं मानता, घर का छोटा नागरिक होने के नाते ये ऐसे फायदे उठाता रहता है। तो यही है हमें सॉल्युबिलिटी में जो चीजें पढ़नी है, बाकी वही सवालों से अपना देखेंगे बढ़िया से। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सब रिएक्शन वाला पार्ट, जिसमें दो तीन चार चीजों से रिएक्शन करानी है वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑक्सीजन वाला है आई गेस, तो दोनों ग्रुप्स की एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। इसमें हो सकता है एयर का भी आ जाए आपको कि एयर से रिएक्शन हो रही है, तो नाइट्रोजन आपको पता है ये एयर में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड इट फॉर्म्स लिथियम नाइट्राइड विच इज Li3n। बैलेंस करने के लिए ये कर दी मैंने बैलेंस, ठीक है। नाउ एक और रिएक्शन अगर बाई चांस आए तो बता दो, अगर इसको हम फर्दर पानी में डालते हैं तो आप सभी की आंखों के सामने मिलेगी लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर फॉर लिथियम। बात करूं अगर मैं ग्रुप 2 वालों की, तो ऑल रिएक्ट, ऑल रिएक्ट्स विद डाई नाइट्रोजन, तो मेटल है, इससे रिएक्शन करेगा, आपको M3N2 टाइप नाइट्राइड मिल जाएगी। अगेन इसको पानी में जैसे ही आप डालेंगे, सो यू विल गेट हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। जैसे कि आपको पता होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गई, या बेसिकली रिएक्शन विद नाइट्रोजन में आई थिंक इतना ही हमारे पास इनफ रहेगा। अब चलते हैं जरा पानी के साथ करा देते हैं रिएक्शन। तो पानी के साथ सबसे पहले किसी कराएंगे हम, अपने ग्रुप 1 वालों की कराएंगे।
तो ग्रुप 1 वालों की जैसे ही मैं कराऊंगा, सो वी ऑल नो क्या होगा, पानी में जैसे ही मैं लिथियम को डालूंगा, सोडियम को डालूंगा, तो मुझे मिलेगी उसी मेटल की हाइड्रोक्साइड अलोंग विद दी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिएगा, यहाँ 2 लगा दिएगा, और आई थिंक यहाँ भी 2 लगा दिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक आध चीज जो बातचीत हो सकती है कि मैं अगर लिखूं LiOH NaOH KOH एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी तो हमें पता है इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पता है वो हमें कि नॉर्मली भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं, मुझे बताइए, हम आपका यहाँ पे थोड़ी बहुत रिवीजन भी होगी, मुझे बताइए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी। सर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हमारी टॉप टू बॉटम होने जा रही है इंक्रीज, बिल्कुल सही बेटा। दूसरी चीज सोल्यूबिलिटी बताइए सर, सोल्यूबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने मोनो एटॉमिक एनायन में पढ़ा था कि बाकी सारे लोग इंक्लूडिंग हाइड्रोक्साइड भी मोनो एटॉमिक एनायन का ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। नाउ बेसिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ लिथियम, अगर मैं मान रहा हूँ सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, तो एक LiOH है एक NaOH, ज्यादा सोल्यूबल NaOH। अगर ज्यादा सोल्यूबल है NaOH, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है NaOH पानी में जाकर बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। बताइए यस और नो। यस सर, बिल्कुल यही बात है। तो अगर ज्यादा OH नेगेटिव बढ़िया तरीके से निकलना है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, सर बेसिक कैरेक्टर आपका जो है वो इंक्रीज होगा। तो बेसिसिटी आपकी जो है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज सोल्यूबिलिटी इज इंक्रीजिंग। और सोल्यूबिलिटी हमने पढ़ा था, आप अगर इसको समझाना है कि सोल्यूबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, तो आप वही सेम बोलिएगा कि डाउन द ग्रुप आने में क्या होता है, लैटिस एनर्जी भी बढ़ती है या घटती है, घटती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी घटती है, बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी आप बोल दिएगा ज्यादा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी ओवरऑल थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो इस तरीके से आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बाकी आयनिक कैरेक्टर वगैरह सब कुछ जो है वो इंक्रीज होता है। तो बस अगर मैं ये बता दूं, हाँ अगर मैं इसको हीट कर दूं तब ये ब्रेक डाउन होगी बेसिकली। किसी भी अगर मैं KOH को कराए ना, तो K2O प्लस वाटर। बट ये बात भी है कि यहाँ पे सभी की हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट नहीं होती, तो उसको इतना ज्यादा नहीं याद है। बेसिकली लिथियम वाली तो हो जाती है, लिथियम वाली को अगर मैं हीट करूंगा तो ये Li2O प्लस मुझे हाइड्रोजन नहीं वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगी, बट सारी की सारी नहीं होंगी। ठीक है, एक चीज ये हमारे पास हो गई, ये हो गई रिएक्शन विद वाटर। अब आते हैं ग्रुप 2 वाले लोगों के लिए, देखें तो ग्रुप 2 वालों के लिए भी सेम ट्रेंड है, बस थोड़ा सा उसमें जो बात करनी है वो देख लेते हैं। तो ग्रुप 2 पता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप 2। अच्छा मैंने नाम एक बार नहीं दिया, शायद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 2 वालों को, ग्रुप 1 वालों को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो मतलब इस इतना ज्यादा क्या ही बताऊं इसके बारे में, बच्चे थोड़े हैं आप, ये तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 10th में शायद, हाँ 10th में ही आया था ना। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटल की रिएक्शन कराऊंगा मैं वाटर से, मुझे मिल जाएगी MOH होल ट्वाइस टाइप हाइड्रोक्साइड। क्या इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, सभी कुछ सेम तरीके से फॉलो होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बेरिलियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, अनरिएक्टिव रहता है। जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है तो हॉट वाटर के साथ। बाकी बेरियम हो गए, कैल्शियम हो गए, स्ट्रॉन्शियम हो गए, ये लोग आपके कोल्ड वाटर के साथ कर जाते हैं। सर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में क्या फर्क हो भाई, बेटा आप बताइए। हॉट से क्या होता है सर, हॉट से मतलब गर्म, कोई चीज गर्म है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी घटेगी, सर बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने क्लास 11 नहीं क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स में। बाकी कॉमन सेंस भी ये कहती है कि अगर आप हीट करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी ही होगी। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो क्या बनाएंगे, वही हाइड्रोक्साइड अपनी बना लेंगे, ये हमने थोड़ी बहुत इसकी बात भी कर ली। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आप सभी को पता है क्या होती है, हाँ सर पता है, मतलब ये किसको नहीं पता होगी। तो मेटल की रिएक्शन अगर मैं H2 से करा दूं तो मुझे क्या मिलेगी, मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड की अगर हम बात करें, क्या बात करें, मेटल हाइड्राइड बन गई। तो इसकी और क्या बात कर सकते हैं, जैसे LiH NaH KH, ये सारी लोग हैं। डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा इसके बारे में बात करें। थर्मल स्टेबिलिटी बताइए क्या होगी, सर थर्मल स्टेबिलिटी हमारी होगी डिक्रीज। ओके, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, मोनो एटॉमिक वो है, दैट इज एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक हमारे पास जो है वो एनायन है, तो मोनो एटॉमिक की केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, वेयर एज डायटोमिक हो या पॉली एटॉमिक हो उसके केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर वैसे तो हमारा इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर भी हमारा इंक्रीज होता है, बाकी इतनी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं है। चलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख देते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते जाते रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो नीचे प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी हमारा इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर इसकी बात करें इन हाइड्राइड्स की, अगर हाँ एक और चीज, अगर मैं इस हाइड्राइड की रिएक्शन पानी से करा दूं तो मुझे हाइड्रोक्साइड मिलेगी, साथ में H2 गैस रिलीज होगी।
ये थी हमारी डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। क्या सभी लोग करते हैं? ये ऑलमोस्ट सारे ही लोग करते हैं। अब बात करूं मैं अगर ग्रुप टू की, तो एक्सेप्ट बेरिलियम, सारे के सारे रिएक्ट कर जाते हैं, ऑल रिएक्ट्स। एग्जाम्पल समझेंगे इसको लोग। एक्सेप्ट बेरिलियम, ऑल रिएक्ट्स किसके साथ सर? ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ ही, विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक होती है बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2 भी होती है, मतलब ऐसे नहीं बनती, बट उसके लिए और तरीके हमारे पास अपनाते हैं। ये जो है हमारे पास, ये एक कोवलेंट नेचर की होती है, जिसका हमें स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे, कभी एग्जाम वगैरह में पूछ ले। साथ में ये पॉलीमरिक होती है, तो एट द एंड हम इसका स्ट्रक्चर देखते हुए जाएंगे। इसमें जो बनाना बॉन्ड्स होती है, जो उसमें भी प्रेजेंट होती है, दैट इज डाइबोरेन में, उनकी बात हम करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो ये हो गई हमारी क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। फाइनली इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो अब आएगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या आप सभी को पता है ऑक्सीजन क्या होती है? हाँ सर, मतलब किसको नहीं पता आप ये बताइए। हाँ बेटा, सबको ही पता है। तो अगर मैं बताऊं तो ऑक्सीजन से ऑल एल्कली मेटल्स तो रिएक्ट कर जाता है, वैसे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हाँ कर जाते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो लिथियम जो है वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा सर? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं लिथियम ऑक्साइड। बट सोडियम अगर रिएक्ट कर गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हमने करा दी, तो वो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा पर। तो सोडियम peroxide will be formed whenever sodium reacts with oxygen, whereas in case of lithium only and only क्या फॉर्म है? ये ऑक्साइड। अगर अलग मेटल सर, एम क्या लिख रहे हैं? एम बेटा यहाँ से है पोटेशियम, या तो रुबिडियम ले लीजिए या सीजियम ले लीजिए। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे ये आपको देंगे MO2। MO2 क्या होता है सर? ये आपकी है मेटल सुपर ऑक्साइड। क्या है ये? सुपर डुपर नहीं सर, सुपर ऑक्साइड है ये। और इनकी एक खास बात की ये हमारी होती है पैरामैग्नेटिक। वैसे इनके बारे में अगर हम देखेंगे ना, तो आप इनको पहचान जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इनसे हमारा रूबरू हम इनसे हुए हैं कब? सेमेस्टर 1 में। तो अभी आप शायद उसका रिलेट ना कर पा रहे हो, बट बहुत जल्द कर जाएंगे। तो ये रिएक्टिविटी देख ली इन सब की, ठीक है। आगे इनकी बात करेंगे, ये ऑक्साइड और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप सेमेस्टर 1 से ही, बट आप अभी बस पहचान नहीं पा रहे। होता है ना कि अभी आपका इंट्रोडक्शन होगा तो आप पहचान लेंगे, अच्छा अच्छा ये तो वही है, हाँ इनको तो हम बचपन से जानते हैं, ओके। तो वही सेम केस आपके सामने यहाँ पर होगा। अब बात करूं मैं अगर ग्रुप 2 वालों की, तो क्या होता है? तो सबसे पहले जो है वो बेरिलियम काफी ज्यादा स्टेबल होता है एयर में, तो ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं करता। तो ये क्या नहीं करता? इट डजेंट रिएक्ट, ऑलमोस्ट डजेंट रिएक्ट। तो बात करें अगर हम अदर मेटल्स की, वो सारे लोग बचे हुए सभी लोग ऑक्साइड बनाते हैं। बट मतलब कौन बचा सर? बेरिलियम, मैग्नीशियम बेटा मांगे कन्या, हाँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो ये आपका आ गया क्या? न्यूमोनिक। इसका मतलब मैंने पढ़ा था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये इसका न्यूमोनिक होता है। मतलब पहले जो चलता था वो चलता था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कब था वो? मतलब पुराने जमाने में चलता होगा। फिर हमारे जमाने में ये मॉडिफाई किया गया ट्रेंड के मुताबिक, जैसे मतलब चलता रहता है ट्रेंड, जैसा माहौल है, तो वही वही बन गया कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ये बन गया। ठीक है, चलिए सर न्यूमोनिक हटाइए, बताइए। हाँ, तो स्ट्रॉन्शियम हुआ, बेरियम हुआ और मैग्नीशियम हुआ, नहीं सर रेडियम, सॉरी रेडियम बोलना। हाँ रेडियम, रेडियम ना। कैल्शियम की बात हो रही है यहाँ पे ना, मैग्नीशियम की बात हो रही है। दोनों क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड देंगे। कैल्शियम इसमें कौन इंक्लूडेड है सर? इसमें सभी इंक्लूडेड है, इसमें कैल्शियम भी इंक्लूडेड है, मैग्नीशियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, रेडियम भी है, बेरियम भी है। बट स्पेसिफिकली अगर इन तीनों की बात करूं, ये तीनों मेटल ऑक्साइड तो देते हैं, ये तीनों मेटल ऑक्साइड तो आपको देंगे, बट दे ऑल्सो फॉर्म, ऑल्सो लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल्सो फॉर्म पर इन स्मॉल क्वांटिटी। कुछ मात्रा में आपको क्या मिलेगी? पर मिलेगी। ऑल्सो फॉर्म पर इन स्मॉल क्वांटिटी। इस बात का आपको रखना है ध्यान। तो ये हमारी हो गई रिएक्टिविटी। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, और बाकी अगर हम बताएं तो बेरिलियम ऑक्साइड भले ही रिएक्ट नहीं करता, अलग अलग प्रिपरेशन इसके होते हैं। ये हमारी आपको पता होगी शायद एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। बेरिलियम ऑक्साइड भी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी आपकी क्या होती है? एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। तो उनकी भी सॉल्युबिलिटी वगैरह हम देखें, सब कुछ इंक्रीज वगैरह होगा, सेम ट्रेंड आपका फॉलो होगा। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की मैं एक रिएक्शन करके दिखा दूं यार, कभी एग्जाम में। चलो, तो BeOH होल ट्वाइस है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ, किसके साथ कराऊं बताओ? HCl के साथ कराया था। पूरी प्रॉपरली बैलेंस अगर करके लिखो ना, तो H2O की प्रेजेंस में ये आपको दे देती है एक कॉम्प्लेक्स। और इसको प्यार से ऐसे भी लिखते हैं कि खाली आप लिखते हैं BeCl2 + 2H2O लिख के साइड में निकल जाए। अगर खाली आप
डबल डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं एसिड बेस की। सोडियम वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है BeOH होल टॉइस की, तब आपको देते हैं सोडियम बेरिलिएट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका नाम होता है। बाकी IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते तो मतलब ऐसा आएगा भी नहीं। तो ये यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एस ब्लॉक जो है ना, ये मतलब आराम से 20 22 23 नंबर का ही आता है, मतलब टोटल में से 120 नंबर का पेपर होता है ना, 120 में से आपको फिर 90 का करना होता है, समझ रहे हो ना, 8 क्वेश्चन में से, तो उसमें से भी 120 में से बोल रहा हूँ मैं, 22 23 नंबर का आपका एस ब्लॉक आता है। तो अगर एस ब्लॉक कोई छोड़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं छोड़ जाए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता ना कि एक पूरा पूरा क्वेश्चन एस ब्लॉक का आ रहा है, कहीं कहीं बीच में सब पार्ट में बीच में दे रखो, तो यही परेशानी होती है कि यार, मतलब ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन में से, जैसे हमें 8 में से 6 करने होते हैं, हमारे पास ऐसे होते हैं, हमें ऐसा आते हैं कि 6 7 क्वेश्चन तो आते हैं, बट उसमें से ये होता है कि यार 5वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट नहीं आता, छठे का वो वाला पार्ट नहीं आता, 7वें का वो वाला पार्ट नहीं आता, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी रहती है। आई होप आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ये वाली परेशानी मेरे, जो मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी। यार अच्छा यार, ये वाला क्वेश्चन चलो ये आता है, पर यार इसका एक पार्ट नहीं आता, इस वाले का एक पार्ट नहीं आता, तो कहीं कहीं ऐसे पार्ट नहीं आते। वरना अगर हम देखें 120 में से काफी सारे बच्चों को 90 95 नंबर का पेपर आता है, बट ऐसा है कि वो कर नहीं पाते, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ही ऐसे बन जाता है कि बीच बीच में से क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। तो ये होता है, ये परेशानी होती है। बाकी कोई बात नहीं, होती है तो मतलब क्या कर सकते हैं, झेलनी पड़ेगी। अब जरा JD ली, जो अगेन मैं अपना, जो मुझे दुख है अपना दुख दिखाऊंगा, मुझे फाइन लगा था। तो परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। परऑक्साइड का ऐसा बॉन्ड होता है, O सिंगल बॉन्ड हो इस परऑक्साइड। आयन की बात करें तो 2 नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव इस पर चार्ज, एक नेगेटिव इस पर चार्ज, डायामैग्नेटिक होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। अब जरा इसको मैं थोड़ा बताऊं, अभी बता दूं या बाद में, चलो बता दूं। O2 2 नेगेटिव होती है परऑक्साइड। क्या इस आयन को जानते हैं आप या नहीं? क्या हमने MOT में इसका स्ट्रक्चर देखा था? नॉट स्ट्रक्चर सर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने बनाई थी, ध्यान सर। ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक थी, उसमें आपका शायद आई थिंक π*2px और π*2py में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर दो O2 2 नेगेटिव, मतलब उन दोनों में मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा, आई थिंक आगे कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उससे भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कि काफी ज्यादा बेटर होती है, किस लिए? ये बेसिकली, हाँ ये देखिए, बिकॉज इट रिएक्ट विद CO2 इन एयर, इट हैज बीन यूज्ड टू प्योरीफाई द एयर। सबमरीन्स में जो है आप इसको यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो आपको मतलब चीजें होती हैं कुछ, देयर इज अ प्रोसेस जो आप यूज करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड वगैरह को। यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस वगैरह दे रखी हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट जो है वो बता दिया। आगे अगर मैं देखूँ, ये पोटेशियम ये आपकी यूज होती है कैप्सूल सबमरीन्स में। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देगी और आपको ऑक्सीजन दे देगी। तो मतलब अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पे सफोकेशन अचानक से होने लगे, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, पहले सारी, आप एक कमरे में बैठे, बंद कमरे में मान लीजिए, आप सांस ले रहे हैं, असल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। तो आप KO2 को जैसे ही डालेंगे, वैसे ही आपको क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगी और आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी, ऑक्सीजन बनती जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एमओडी डायग्राम, यस आई वाज सेइंग करेक्ट, कि 2p, अच्छा यहाँ पे बस इन्होंने y और z को कर रखा है, हम y और x को करते हैं, तो कोई बात नहीं, मतलब ये तो इनकी मर्जी, अगर हम इसको z लें, इसको एक को हमें x करना होगा, बस ऐसा ही होता है। बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा 2px होता है वैसे, हाँ क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्होंने चेंज कर दिया। सिमिलरली आप देख सकते हैं जो सुपर ऑक्साइड है वो कलर्ड की होती है ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आप सभी को याद होगा कि ए जो है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है सुपर ऑक्साइड, वाई इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड वाई इसका बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पर दे रखा है, मतलब 1.5, वाई की बात नहीं है। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान। तो यहाँ पर बात करें एक इंपॉर्टेंट चीज, वो ये होती है कि सर लिथियम जो है ऑक्साइड बना रहे हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बना रहे हैं, पोटेशियम और बाकी जो सारे लोग हैं वो सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा सिंपल एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ, वो ये होता है कि जो स्मॉल कैटायन, उस कैटायन को मैं लिख रहा हूँ C+ से, वो क्या करता है, इट स्टेबलाइज, स्मॉल कैटायन स्टेबल किसको करेगा, स्मॉल एनायन को। सिमिलरली लार्ज किसको करेगा, लार्ज को। तो यहीं पर इसके बारे में लिखा हुआ, हो सकता है शायद आई थिंक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि लार्ज एटम जो होते हैं वो वीक बॉन्ड बनाते हैं, पता है ना, स्मॉल और वाले से जो लार्ज एटम्स होते हैं, और अगर लार्ज एटम के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे तो समवॉट उनका जो है वो वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर। हाँ सर, क्योंकि स्मॉल वाले जो है वो क्लोज आ जाते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं। हाँ सर, इट इज नोट वर्दी दैट द स्टेबिलिटी ऑफ पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस एज द मेटल आयंस बिकम लार्जर। जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ा, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बढ़ती है, क्योंकि लार्ज कैटायन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है लार्ज एनायन को। तो अगर दोनों ही सिमिलर साइज के होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हाई होगा, तो हाई लाइटिस एनर्जी होगी। तो एक और चीज अगर मैं बताऊं तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो मोनो ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर आपकी पेरोक्साइड स्टेबल होती है उससे कम, और फिर आपकी होती है सुपर ऑक्साइड।
ये बात एक हमारा हो गया, एक नोट लिख लीजिएगा इसको, ऑर्डर को। ठीक है, तो आई थिंक स्टेबिलिटी वगैरह में ये ऑक्साइड में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है कि परऑक्साइड कैसे बनती है, एंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी एज द मेटल आयन बिकम लार्जर। यहाँ पे भी इन्होंने वही लिख रखा है जो अल्काइन अर्थ मेटल्स के लिए लिख रखा है। बेरियम परऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है कैसे बनती है, इस पर अगर हम ऑक्सीजन पास करें BaO पर फर्दर तब बनती है। बाकी हमने देख लिया कि काफी ज्यादा कम अमाउंट में बनती है। CaO को हम नहीं बना सकते, जैसा कि हमने देखा है डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराकर, बट ये अलग तरीके से बनती है। जैसे अगर हम स्लेक लाइन बोलते हैं इसको, या क्विक लाइन, जो भी बोलते हैं, स्लेक लाइन बोलते हैं शायद, इसको रिएक्ट करा दें H2O2 से, तब हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरोक्साइड व्हाइट आयनिक सॉलिड होती है कंटेनिंग दिस। पेरोक्साइड आपको पता है कलरलेस होती है। वेरी वीक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमारी चीजें थी इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, और एक पढ़ लेंगे हम BeCl2 का। वैसे पता नहीं वो सिलेबस में नहीं, बट करा दूंगा। यहाँ पे एक अलग तरीके का बॉन्ड था। तो आप देखिए बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, हमें पता लगता था कि Be जो है वो H2 होगा, तो आप सिंपल स्ट्रक्चर बना देते। अगर आपको वो, अगर ये लीनियर होता तो लीनियर होता, या फिर मैं बोलूं एक होता है पॉलीमरिक, मोनोमर होता। हाँ, अगर मोनोमर होता तो ये स्ट्रक्चर होता, बट मैंने बताया कि ये जो है वो पॉलीमेरिक है। तो क्यों है ऐसा, आइए देखते हैं। मतलब क्यों क्यों है का रीजन नहीं, कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बनाया। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है या नहीं है? हाँ सर है, क्यों नहीं है, मतलब है ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं सर? यार एक बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऐसा करिए, एक इस साइड बना लीजिए, एक इस साइड बना लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे मैं इसी से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम के पास क्या है सर? बेरिलियम जो है हमारे पास 1s2 2s2 है ना। अगर हम देखें तो 2s1 2p1 हो जाएगा, ये अनपेयर्ड कर देगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को, तभी तो बॉन्ड बनेगा, और बनना तो नहीं बनेगा। तो इसके बाद 2 डब्बे खाली हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बनती है हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर क्या मतलब? ऑक्सीजन, इसका क्या यूज हो रहा है? इसका हमारे पास 1s1, इसका जो है इस वाले बेरिलियम का ध्यान रखिएगा, इस वाले बेरिलियम का यहाँ पर मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर इस वाले बेरिलियम का मैं लूं या ना लूं, अच्छा नहीं सॉरी, इधर से आते हैं। हाँ, इधर वाले हाइड्रोजन को भी हटाइए, इधर आइए। इस वाले का 1s1, यहाँ पर जो बेरिलियम है इसका मान लेते हैं 2s1 हो सकता है, कोई भी है जो वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी होगी, sp3 हो जाती। तो यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, तो एक इसका ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। कितने ऑर्बिटल हो गए सर? 2 ऑर्बिटल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक। बट यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दैट्स वाई हम इस बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है, और जिसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं प्यार से। ये हमें B2S6 में भी देखने को मिलती है, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। हाँ, डाइबोरेन। सेम अब यहाँ पे आप चाहें तो, जैसे इस वाले का हुआ, तो अब इस वाले के साथ आप नीचे कर सकते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस हाइड्रोजन का ले लिया, इसका एक ऑर्बिटल यूज कर लिया। तो 3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रही है। ये यूनिक टाइप की हमारी बॉन्ड देखने को मिलती है। एंड सो ऑन, आप ऐसे ही फर्दर कर सकते हैं, आगे और बेरिलियम होंगे उनके साथ आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये आप बनाना शेप सॉर्ट ऑफ बन जाती है। तो दैट्स व्हाई शायद आई थिंक इसको बनाना बॉन्ड बोलेंगे। बाकी आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन कि इसको व्हाई दिस इज सेड टू बी बनाना, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होती है। तो एक बेरिलियम का अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट बेरिलियम है एंड हाइड्रोजन है, उसका पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल यूज हो रहा है। हाँ सर, क्योंकि उसके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम पार्शियली फिल्ड बोल सकते हैं। इसका जो है हम यूज कर रहे हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। और जो दूसरा बेरिलियम है उसका मुझे बताइए क्या यूज हो रहा है सर? दूसरे वाले अगर एक का हम पार्शियली फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो दूसरे का हम सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल। और यही लोग आपस में करते हैं ओवरलैप। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो बेरिलियम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। बुक्स वगैरह में आप देखेंगे ये आ गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिखाते हैं डैश में, सॉरी वेज बोलते हैं। हमेशा मैं डैश और वेज में कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऑर्गेनिक में भी आपने देखा होगा, बस हो जाती है, मतलब ऐसी कोई यहाँ आ गया Be, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग्स को हम शो करते हैं। बाकी आप फर्दर आगे बना सकते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे पास जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी इस बेरिलियम की, दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 एंड इट इज टेट्राहाइड्रल। तो ये इसका स्ट्रक्चर था बेरिलियम हाइड्राइड का, जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो क्या बात करें, हाँ ठीक है, बस इतना हो गया हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड के लिए। आई थिंक इतना ही काफी है। तो अब चलते हैं हम आगे, जो BeCl2 का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 जो है ना भाई, बहुत सारे होते हैं। एक BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज रूम टेम्परेचर पर। कब? रूम टेम्परेचर पता ना कितना होता है? 25 डिग्री होता है ना। हाँ, 25 डिग्री पर
सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है, सबसे पहली बात रूम टेम्परेचर हो, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी पॉलीमरिक। क्या होती है? पॉलीमेरिक इन नेचर। अगेन यहाँ पे जो है सेम काम सॉर्ट ऑफ दैट होगा, मतलब एक्जैक्टली वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बेरिलियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या फिर मैं कहूँ बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आप कहेंगे सर 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 डब्बे हैं। क्या सभी एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे, मतलब क्या ऐसा रीजन है जो हम एग्री ना करें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे एग्री करते रहिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, तो अब दिखाते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बने। किसी भी एक बेरिलियम को पकड़ते हैं, इस वाले से शुरू करते हैं। ये क्या करेगा, एक सी, अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन बना दो, वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा मैं, एक सीएल के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक और सीएल के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ जो क्लोरीन है ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, ये वाला इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। सिमिलरली एक सीएल क्या कर रहा है, एक हर एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, हर एक क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस बात का आपको रखना है क्या ध्यान। यहाँ कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बनेगा सर, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट बनना चाहिए, हाँ कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या गया। सिमिलरली आप फर्दर जाएंगे तो उधर एक कोवेलेंट और इधर एक कोऑर्डिनेट होगा। इसकी बात करूं तो ये कोवेलेंट ये कोऑर्डिनेट, एंड आप देखेंगे फर्दर इधर से एक कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड कोवेलेंट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, BeCl2 का एट रूम टेम्परेचर। अगर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर बट बिलो 200 केल्विन, कितने केल्विन से कम, 200 केल्विन से, 200 नहीं सर 1200 केल्विन, सॉरी। BeCl2 आपको डायमर में मिलेगी सर, डायमर का मतलब तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके, सिंपल से आपको अगर मैं दिखाऊं तो n की वैल्यू है वो 2 हो गई आपके यहाँ। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो करते हैं, तो बीई बनाइए, कितने क्लोरीन चाहिए सर, 4 चाहिए, हाँ बिल्कुल 4 चाहिए। Cl यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ लिख दिया, एक Cl यहाँ, एक Cl। तो ये जो Cl है सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये जो Cl है एक Cl सिंगल, और ये इसको कोवलेंट दे रहा होगा, इधर से इसको सिंगल, इधर से इसको कोवलेंट, तो ये हमारा मिल गया। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, बताइए क्या होगी सर, sp3 टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही आपने बोला, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन की मुझे बताइए जरा बात, तो सर इस पे 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर sp2। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, सर आ रही है। अब 200 केल्विन की अगर हम बात करें, अब 1200 केल्विन की बेसिकली अगर हम बात करें, तो BeCl2 कैसे एग्जिस्ट करती है, एज मोनोमर। तो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लीनियर। ये आ गया आपका, ये आ गया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर 180 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये हमारे स्ट्रक्चर वाले पार्ट भी हमने कर लिए। सो आई थिंक इतना ही हमारा इनफ है फॉर एस ब्लॉक। बाकी आई डोंट थिंक कोई टॉपिक है, बाकी लेट मी जस्ट सी कुछ है तो। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था आज के लेक्चर में हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा एस ब्लॉक कंप्लीटेड है। स्टार्ट करना है पी ब्लॉक या थर्मोडायनेमिक्स का अगला जो भी हो, जरूर बताइएगा कमेंट्स में क्या अपलोड करना चाहिए पहले, देन वी विल डू वही। तो बाकी जैसा कि आपको पता ही है कि छुट्टियां वगैरह तो नहीं चलनी, बट हाँ अब छुट्टियां हैं एक आध दो दिन की, तब भी लेक्चर्स आएंगे, जब अब आए तो तब भी आ जाएंगे। कोशिश रहेगी उसमें भी अपलोड कर दिया जाए जल्द से जल्द, वन शॉट के सिलसिले को मुकम्मल करके आगे बढ़े। फिर कुछ टाइम PYQs में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो स्टार्ट करेंगे वो। तो पहले वन शॉट जल्द से जल्द निपटा देते हैं, फिर देखते हैं अपने प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो पाएगा मेरे हिसाब से PYQs का सिलसिला, तो क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है ही सबके पास, तो तभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।